हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं, हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका 7.1 व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे, विभाजित करेंगे, वो किस आधार के ऊपर करेंगे। तो देखिए, अटेम्प्ट्स एट क्लासिफाइंग लिविंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स हैव बीन मेड सिंस टाइम इममेमोरियल। मतलब शुरुआत के दिनों से ही लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई करने के अटेम्प्ट्स किए गए हैं। ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल क्लासिफाइड एनिमल्स अकॉर्डिंग टू वेदर दे लिव्ड ऑन। जो एक ग्रीक थे, जो ग्रीस से एरिस्टोटल साइंटिस्ट थे, उन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई किया था। मतलब उन्होंने जो एनिमल्स हैं उनको विभाजित किया था कि जो एनिमल धरती पर रहते हैं और पानी में रहते हैं और हवा में रहते हैं, इन तीन कैटेगरीज़ के अंदर जो एरिस्टोटल थे, जो ग्रीक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एनिमल्स को विभाजित किया था ऑन द बेसिस ऑफ वेदर दे लिव इन लैंड, वाटर और इन एयर। कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो लैंड पे रहती हैं, धरती पर रहती हैं, पानी में रहती हैं, हवा में रहती हैं। इन तीन कैटेगरीज़ के बेस के ऊपर उन्होंने क्लासिफाई किया था। दिस इज़ ए वेरी सिंपल वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ बट मिसलीडिंग टू। ये बहुत आसान तरीका था, लेकिन इससे गलतियां भी संभावित हैं। मतलब इस तरीके के अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, कमियां थी इस क्लासिफिकेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल्स, एनिमल्स दैट लिव इन सी इंक्लूड्स कोरल्स, वेल्स, ऑक्टोपस, स्टारफिश एंड शार्क्स। जैसे कि कुछ एक जो एनिमल्स जो कि समुद्र में रहते थे, वेल्स थे, ऑक्टोपस थे, स्टारफिश थी, कोरल्स थे, we can immediately see that these are very different from each other in numerous ways। जो पानी के अंदर रहने वाले जीव जो अभी बताए हैं, ये भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। तो इनको हम सेम कैटेगरी में कैसे रख सकते हैं। इन फैक्ट हैबिटेट इज़ द ओनली पॉइंट दे शेयर इन कॉमन। सिर्फ एक ही है कि वो जहाँ रहते हैं वही चीज़ इनके बीच में कॉमन है, इसके अलावा सभी चीज़ें इनके बीच में अलग हैं। This is not an appropriate way of making groups of organisms to study and think about। ये जो तरीका था कि हम उसको हैबिटेट के बेसिस के ऊपर, मतलब कौन सी जगह में वो रहते हैं, पानी में रहते हैं, धरती पर रहते हैं या हवा में रहते हैं, इनके बेसिस के ऊपर हमने जो एनिमल को विभाजित किया, ये एक गलत तरीका था उनको स्टडी करने का। We therefore need to decide which characteristic to be used as the basis of making the ब्रॉडेस्ट डिवीज़न। इसीलिए हमें क्या करना था कि ये निर्णय करने में कि किस बेसिस के हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, कि भी कौन से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन से गुण हैं लिविंग एनिमल्स के, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जिनको देख करके हम उनको विभाजित करेंगे। देन वी विल हैव टू पिक द नेक्स्ट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स टू मेकिंग सब डिविजन्स विद इन दीज डिविजन्स। तो सबसे पहले हमने बड़े बड़े ग्रुप में विभाजित किया कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर, फिर उसके बाद हम उनको और छोटे ग्रुप में विभाजित करेंगे सब कैटेगरीज के अंदर। तो सब जो उसके अंदर भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसके अंदर, मान लो एक ग्रुप है, उसके अंदर भी कुछ कैरेक्टर अलग होंगे, तो उस कैरेक्टर के ऊपर भी हम उसको आगे विभाजित करेंगे। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन विद इन ईच ग्रुप कैन देन कंटिन्यू यूजिंग न्यू कैरेक्टरिस्टिक ईच टाइम। ये जो विभाजित करने का तरीका है, इसको हम लगातार यूज़ करते रहेंगे, नए कैरेक्टरिस्टिक को लेते हुए हर एक बार। जैसे कि कोई एक कैरेक्टर ले लिया, उसके बेसिस के ऊपर हमने उसको विभाजित कर दिया, अब वो नया ग्रुप बना, उसके अंदर कोई ना कोई कैरेक्टर अलग होगा, तो उसको लेकर के हम अगली बार एक आगे क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ऐसे ये कंटिन्यू करता रहेगा। तो ये किसके ऊपर बेस है? आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, कि भाई कुछ एक कैरेक्टर हम लेंगे, उनको ध्यान में रखते हुए हम विभाजन करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। आगे देखिए, बिफोर वी गो ऑन वी नीड टू थिंक अबाउट व्हाट इज मीन्ड बाय कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे बढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या हैं। व्हेन वी आर ट्राइंग टू क्लासीफाई अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जब हम कोई बड़े ग्रुप को क्लासीफाई करने वाले हैं, वी नीड टू फाइंड वेज इन विच सम ऑफ देम आर सिमिलर इनफ टू बी थॉट ऑफ टुगेदर। जब हम एक बड़े ग्रुप को क्लासिफाई करने वाले हैं, तो उस टाइम हमें कुछ ऐसे भी सिमिलर
कुछ ऐसे जो गुण हैं जो उनके बीच में समान हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स के अंदर समान होंगी, सेम होंगी, सिमिलर होंगी, तो उनको ध्यान में रखना चाहिए। दीज वेज इन फैक्ट आर डिटेल्स ऑफ अपीयरेंस और बिहेवियर। ये जो तरीके हैं कि भाई कौन कौन से तरीके उनके अंदर समान हैं, ये होते क्या हैं, ये इनफैक्ट क्या होते हैं, डिटेल्स ऑफ अपीयरेंस की, वो दिखने में उनकी कैसी अपीयरेंस है, दिखते कैसे हैं उसके बारे में बताना, उसकी डिटेल देनी। और बिहेवियर कि वो डिटेल देनी है अपीयरेंस की कि कैसे दिखते हैं, और बिहेवियर कि वो कैसे बिहेव करते हैं, अपने आसपास रहते हैं तो कैसे क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। इनको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, उनको क्लासिफाई करना है। इन अदर वर्ड्स फॉर्म एंड फंक्शन, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वो किस फॉर्म में हैं और वो क्या क्या फंक्शंस कर रहे हैं, इनके बेसिस के ऊपर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। तो हमने इसमें डिफ़ाइन किया है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि भाई अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, अलग अलग तरीके हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म कोई अलग फंक्शन करता है, कोई अलग फंक्शन करता है, कोई दिखने में कैसा है, कोई दिखने में कैसा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम उनको क्लासीफाई करेंगे। आगे देखिए, व्हाट वी मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स इज ए पर्टिकुलर फीचर और ए पर्टिकुलर फंक्शन। साफ लिखा गया है कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर फीचर और पर्टिकुलर फंक्शन। एक फीचर मतलब गुण, एक गुण हो या कोई काम हो जो वो करता हो, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो, कोई गुण हो उसके अंदर स्पेशल, या वो कोई स्पेशल काम करता हो। इसके बेसिस के ऊपर हम उसको क्लासिफाई करेंगे। जैसे कि कोई ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि हम कहते हैं प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स को हमने किस बेसिस के ऊपर क्लासिफाई किया। मान लो कि हमने पर्टिकुलर फंक्शन देख लिया कि भाई ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर लीफ हैं और जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको हमने प्लांट्स बोल दिया। तो इसमें हमने क्या देखा, कैरेक्टरिस्टिक देखा, किसका कैरेक्टरिस्टिक, फंक्शन का, कि भाई जो फोटोसिंथेसिस है वो हो पाता है कि नहीं। That most of us have 5 fingers on each hand is thus a characteristics। कैरेक्टरिस्टिक का एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि हमारे ज़्यादातर के पास एक हाथ के ऊपर 5 उंगलियां हैं। तो ये आपका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, एक फीचर है कि भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके हाथ के ऊपर 5 उंगलियां हों वो एक कैटेगरी के अंदर डाल दिए गए। आगे देखिए, दैट वी कैन रन बट द बनियान ट्री कैन नॉट। जैसे कि हम दौड़ सकते हैं लेकिन जैसे कि बनियान ट्री है, जो बरगद का पेड़ है, वो नहीं दौड़ सकता, वो एक जगह खड़ा रहता है, तो वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। आगे देखिए, नाउ टू अंडरस्टैंड हाउ सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिसाइडेड एज बीइंग मोर फंडामेंटल देन अदर्स। अब हमें डिसाइड करना है कि कौन सा जो गुण है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा आधारभूत है। अगर हिंदी भाषा में बोला जाए कि ज़्यादा बेसिक गुण कौन से हैं जिनको हमें पहले कंसिडर करना चाहिए क्लासिफिकेशन करने से पहले। लेट्स जस्ट कंसिडर हाउ ए स्टोन वॉल इज बुल्ट। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जो पत्थर की दीवार है वो कैसे बनी हुई है। देखिए, द स्टोन्स यूज्ड विल हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज। जो उसके अंदर पत्थर यूज किए गए हैं उनका साइज हो गया, उनका आकार हो गया, वो अलग अलग हैं। The stones at the top of the wall would not influence the choice of stones that come below them। जो आपके दीवार के ऊपर जो पत्थर आए हैं वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं किया कि उसके नीचे पत्थर कैसे हैं, मतलब उसके नीचे कैसे पत्थर हैं, वो ये बात डिसाइड नहीं करेंगे कि उसके ऊपर जो पत्थर आएंगे वो कैसे होंगे। On the other hand, the shape and sizes of the stones in the lowermost layer will decide the shape and size of the next layer and so on। इसके विपरीत अगर देखा जाए तो जो आपके सबसे निचली जो रहेगी, जो लेयर रहेगी पत्थर की, उसका शेप और साइज डिसाइड करेगा कि भाई अगली जो लेयर है वो कैसी आएगी। क्योंकि नीचे से हम ऊपर की तरफ लेते हुए आते हैं तो ऐसा होता है कि जो पत्थर होता है उसके ऊपर वो पत्थर जो ऊपर आएगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन होनी चाहिए, लेवल होना चाहिए उसका। तो हमें नीचे वाला जो पत्थर होगा उसकी लेयर को, हमें उसके शेप और साइज को ध्यान में रखना पड़ेगा। उसी के बेसिस के ऊपर हम अगली लेयर को जचाते हैं। आगे देखिए,
The stones in the lowermost layer are likely the characteristic that decide the broadest division among the living organisms. अब दीवार की बात करते हुए हम कहेंगे जो दीवार के अंदर जो सबसे नीचे वाले पत्थर होते हैं जो बेस में लगे होते हैं वो क्या करते हैं, वो सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं ब्रॉडेस्ट, तो उसको हमें ध्यान रखना है। जो सबसे ज़्यादा ब्रॉड कैटेगरी के करेक्टर हैं जो सभी के अंदर पाए ही जाएंगे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ज़्यादातर जो बेसिक जो ब्रॉड कैरेक्टर हैं वो क्या बताते हैं, जो पत्थर के नीचे वाली जो लेयर उसको बताते हैं। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स इन देयर इफेक्ट ऑन द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ये जो पहले वाले कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और वो किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर या उसके इफेक्ट या फंक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। इनका अपना एक अलग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। चाहे कोई कैरेक्टर कैसा भी हो लेकिन ये वाले कैरेक्टर ऐसे ही रहेंगे, कोई फंक्शन या फिर फॉर्म के ऊपर इनका इफेक्ट नहीं होगा। द कैरेक्टरिस्टिक्स इन द नेक्स्ट लेवल वुड बी डिपेंडेंट ऑन प्रीवियस वन एंड वुड डिसाइड द वैरायटी इन द नेक्स्ट लेवल। अब ये जो सबसे नीचे के कैरेक्टर थे वो तो क्या है, इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन उसके ऊपर जो कैरेक्टर आएंगे वो कैसे आएंगे, वो जो पहला जो लेवल था, पहली जो लेयर थी जैसे पत्थर की, तो उससे अगली लेयर आएगी तो वो नीचे वाले पत्थर को देख करके आएगी कि नीचे वाले पत्थर कैसे हैं, उसके ऊपर अगली लेयर आएगी। ऐसे ही क्या है, जो हमने पहले कैरेक्टर देखे जो ब्रॉड कैरेक्टर, ये तो इंडिपेंडेंट है, जो होंगे वो होंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर अगले जो कैरेक्टर हैं उनको कौन डिसाइड करता है, तो ये ब्रॉड कैरेक्टर जो शुरू में हमें देखे हैं ब्रॉडेस्ट कैरेक्टर अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये इस चीज़ को डिसाइड करेंगे। इन दिस वे वी कैन बिल्ड ए होल हिरार्की ऑफ म्यूचुअली रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी यूज्ड एज क्लासिफिकेशन। इस तरीके से हम एक दूसरे से मेल खाते हुए हम कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करते हैं कि पहले सबसे ज़्यादा ब्रॉड कौन है, फिर उसके ऊपर क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा, और ऐसे हम एक लगातार टेबल सी बन जाती है जिसको हम स्टडी करते हैं। Nowadays we look at many interrelated characteristics starting from the nature of cell in order to classify all the living organisms। तो आजकल हम क्या करते हैं, बहुत सारे जो गुण हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, तो हम क्या करते हैं, नेचर के अंदर सेल से स्टार्ट करते हैं कि भाई नेचर जो सेल का नेचर कैसा है और उसके बेसिस के ऊपर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। देखिए आगे, जैसे कि सेल हमने पढ़े हैं यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। तो देखिए ये यूकैरियोटिक सेल हैज़ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज इंक्लूडिंग न्यूक्लियस। जो आपका यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियस रहेगा उसके चारों ओर मेम्ब्रेन रहेगी, और जो अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज रहेंगे उसके अंदर भी मेम्ब्रेन रहेंगे। विच अलाउज सेलुलर प्रोसेस टू बी कैरिड आउट एफिशिएंटली इन आइसोलेशन फ्रॉम ईच अदर, जिसके कारण जो भी ऑर्गेनेली अपना फंक्शन करेगा वो अलग से अपना सेपरेशन के अंदर करता है। Therefore, organisms which do not have a clearly demarcated nucleus and other organisms will need to have their biochemical pathway organized in a very different way। इसके विपरीत अगर बात किया जाए, यूकैरियोटिक की बजाय जैसे प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियस होता है उसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी, तो उसके अंदर जो भी उसके अंदर सेल के अंदर बायोकेमिकल पाथवे होंगे, रिएक्शंस होंगे अलग अलग, तो वो थोड़ी अलग तरीके से होंगी। तो हमने क्या देखा, जैसे इसमें पहली लेयर जो हमने कही ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो उसमें क्या हो गया अब कि भाई ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देख लिया कि भाई ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर की न्यूक्लियस के चारों ओर दीवार है उसको हमने कह दिया यूकैरियोट, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके चारों ओर न्यूक्लियस के अराउंड वॉल नहीं है उसको हमने कह दिया प्रोकैरियोटिक। तो ये क्या होगी, ब्रॉड। अब इसी के बेसिस के ऊपर अगले कैरेक्टर आएंगे, जैसे कि यूकैरियोट्स के अंदर अलग अलग मेम्ब्रेन प्रेजेंट है बीच में, तो वहाँ पे क्या होगा, जो बायोकेमिकल पाथवे रिएक्शन होगी वो थोड़ी अलग होंगी, वो इसी तरीके से होंगी आइसोलेशन में अलग अलग। लेकिन जो प्रोकैरियोट है उसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, तो उसके अंदर क्या है वो अलग तरीके से होंगी। दिस वुड हैव एन इफेक्ट ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ सेल डिज़ाइन। इसके कारण जो सेल का डिज़ाइन जो होता है वो हर एक तरह से अलग हो जाता है। फर्दर न्यूक्लिएटेड सेल्स वुड हैव द कैपेसिटी टू पार्टिसिपेट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उससे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं, बिकॉज दे कैन टेक अप स्पेशलाइज्ड फंक्शन, क्योंकि अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शन स्पेशल फंक्शन कर सकता है।
देयरफॉर न्यूक्लियस कैन बी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपने पढ़ा कि भी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे पहला है आपका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को ध्यान में रखते हुए अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो दो टाइप्स के बोलेंगे कि भी एक तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके चारों ओर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है न्यूक्लियस के चारों ओर, तो उसको हमने कह दिया यूकैरियोटिक सेल। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके चारों ओर मेम्ब्रेन के अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है न्यूक्लियस के अराउंड, उसको हमने कह दिया प्रोकैरियोटिक सेल। आगे देखिए, डू द सेल्स अकर सिंगली और दे आर ग्रुप टुगेदर एंड डू दे लिव एज एन इंडिविजुअल ग्रुप। क्या एक सेल रह सकता है अकेला, या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स अकेले काम करते हैं मिल करके, या फिर कोई एक इंडिविजुअल ग्रुप जैसे कि हम टिश्यू बोल देते हैं वो अलग काम कर रहा है। तो इसके बेसिस के ऊपर भी हम क्लासिफाई करेंगे। जैसे सेल्स दैट ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल ऑर्गेनिज्म यूज द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन एंड लेबर। जैसे कि ऐसे सेल्स जो कि ग्रुप बना करके एक काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया उस ग्रुप के अंदर जो है वो अलग अलग फंक्शन करेगा। एक सेल कुछ करेगा, एक सेल कुछ करेगा। जैसे आपकी बॉडी को ही बात किया जाए तो जैसे लंग्स के सेल हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज करते हैं। जैसे आपके हार्ट के सेल हैं वो पंपिंग करते हैं। जो आपके स्टमक के सेल हैं वो HCl सीक्रेट करते हैं, डाइजेशन करते हैं। तो अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स का अलग अलग फंक्शन है, उसको हमने कह दिया प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, कि भाई काम बांटा हुआ है। अब ऐसे तरीकों में सच बॉडी डिजाइन ऑल सेल्स वुड नॉट बी आइडेंटिकल। जितने भी सेल्स रहेंगे वो एक जैसे नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ अलग रहेंगे। इंस्टेड ग्रुप ऑफ सेल्स विल कैरी आउट स्पेशल फंक्शंस, और कुछ एक ग्रुप ऑफ सेल्स अलग अलग फंक्शन स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करेंगे। दिस मेक्स ए वेरी बेसिक डिस्टिंक्शन इन द बॉडी डिजाइंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसके कारण क्या होता है, जो बाहर से दिखने में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है उनका बॉडी डिज़ाइन चेंज हो जाता है। तो ये है आपका दूसरा कि भी उसका बॉडी डिज़ाइन कैसे चेंज हुआ। तो हमने कह दिया कि भैया अगर मल्टी सेलुलर है तो उसके अंदर डिवीज़न ऑफ लेबर है, काम बांट करके होगा। सिंगल सेलुलर है तो एक ही सेल सारा काम करेगा, जिसके कारण उनका बॉडी डिज़ाइन हो गया वो अलग अलग होता है। एज ए रिजल्ट अमीबा एंड ए वॉर्म आर वेरी डिफरेंट इन देयर बॉडी डिज़ाइन। जैसे कि आप कोई वॉर्म देखते हो या अमीबा सिंगल सेल देखते हो तो इनका बॉडी डिज़ाइन बहुत अलग है। इसके बेसिस क्या है इसका क्लासिफिकेशन करने का, कि भी सेल एक है या एक से ज़्यादा है, ये आपका बेसिस है। अगला देखिए, डू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड। क्या सभी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या सभी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं। Being able to produce one's own food versus having to get food from outside would make very different body designs. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद नहीं बनाते, इन डिफरेंसेस के कारण भी बॉडी डिज़ाइन में काफ़ी अंतर आ जाता है। ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं उसके अंदर जो बॉडी का उनके जो बॉडी साइज होता है, प्लांट साइज, उनके अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका अलग अलग लेवल होता है। जैसे कुछ एक सेल्स होते हैं जो वाटर को लाने का काम करते हैं, कुछ एक सेल्स सनलाइट को यूज करते हैं, कुछ एक सेल्स आपका जैसे फूड बन चुका है उसको अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। तो इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलग है अगर आप ऐसे ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करोगे जो कि फूड नहीं बनाते हैं। आगे देखिए, ऑफ द एनिमल्स हाउ डू द इंडिविजुअल बॉडी डेवलप एंड ऑर्गेनाइज डिफरेंट पार्ट्स एंड व्हाट आर द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फाउंड इन डिफरेंट फंक्शन। अगर आप एनिमल्स की बात करें तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स का अलग अलग फंक्शन होता है। बहुत सारे बॉडी पार्ट्स अपना स्पेशल फंक्शन करते हैं जो कोई नहीं कर सकता। तो इन्हीं के बेसिस के ऊपर उनका बॉडी डिज़ाइन भी अलग हो जाता है। और इनका बेसिक क्या है, न्यूक्लियस हो सकता है कि भाई, और सेल का डिज़ाइन हो सकता है कैसा सेल का डिज़ाइन है। आगे देखिए, वी कैन सी दैट इवन इन दीज फ्यू क्वेश्चंस दैट वी आस्क्ड हायरार्की इज डेवलपिंग। पीछे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके अंदर कोई ना कोई पैटर्न डेवलप हुआ है, हायरार्की डेवलप हुई है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बॉडी डिज़ाइन यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज इम्पोर्टेंट फॉर क्लासिफाइंग एनिमल्स।
तो इसमें हमने समझा कि यदि हम प्लांट्स को क्लासिफाई करेंगे और एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे तो इन दोनों को क्लासिफाई करने में जो कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लेंगे वो अलग होंगे बिल्कुल। दिस इज़ बिकॉज द बेसिक डिज़ाइन आर डिफरेंट। अब ये क्यों है? क्योंकि इनका बेसिक डिज़ाइन ही डिफरेंट है। एक फूड बना रहा है, एक फूड नहीं बना रहा है, तो बेसिक चीज़ें ही डिफरेंट हैं। जैसे वही बात आ गई, अब जैसे हमने पत्थर की दीवार का एग्जाम्पल लिया था, तो नीचे वाले तो सेम है सभी में। अब इसके ऊपर वाले कैसे आएंगे? जो नीचे वाले हैं उनके अकॉर्डिंग ही ऊपर वाले अपने आएंगे। देखिए, दिस इज बिकॉज द बेसिक डिजाइंस आर डिफरेंट बेस्ड ऑन नीड टू मेक देयर ओन फूड। एक तो अपना फूड खुद बनाएगा और एक्वायर, एक क्या बनेगा, वो प्लांट से अपने फूड को लेगा। तो इनके बेसिक चीज़ें डिफरेंट हैं, तो बॉडी डिज़ाइन हो गया, बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, डिफरेंट होंगे ही। Therefore, these design features having a skeleton, for example, are to be used make sub groups rather than making broad group। तो जैसे कि हमने बेसिक ग्रुप देख लिया कि भाई फूड चाहिए या फूड उनको बनाना पड़ेगा या खुद वो फूड बना रहे हैं, ये तो हो गया आपका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मान लो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनको फूड एक्वायर करना है, मतलब प्लांट से ऑब्टेन करना है, हीटरोट्रोप्स है जैसे कि हम हैं, तो उनके अंदर क्या होगा? जैसे कि हम डिज़ाइन की बात करें, स्केलेटन है, तो स्केलेटन को अगर अब हम कहेंगे कि कुछ एक ऑर्गेनिज्म जो जिसके अंदर स्केलेटन प्रेजेंट होता है उसको हम एक नई कैटेगरी बना देंगे, तो वो क्या होगा? वो एक सब कैटेगरी है, सब ग्रुप है। वो मेन ग्रुप क्या था आपका? एनिमल थे और प्लांट थे। अब एनिमल्स के अंदर भी क्या होगा? कुछ एक के अंदर स्केलेटन है बॉडी डिज़ाइन में और कुछ एक के अंदर नहीं। तो उसके बाद जो पहले ग्रुप था अब क्या बन गया? सब ग्रुप। तो सब ग्रुप को हम ऐसे छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिफाइन करेंगे। अगला हम करेंगे आपका क्लासिफिकेशन एंड